तो आज के क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा था, चार्ज का रेस्ट कंडीशन में स्टडी किया था। अब क्या करेंगे, चार्ज का मोशन कंडीशन में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हम जानते हैं कि चार्ज जब चलता है तो क्या करेगा बताओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही क्या होता है, करंट। लेकिन ये थोड़ा भारी डेफिनेशन है, तो सिंपल डेफिनेशन बताना हो तो क्या बताओगे, एक सेकेंड में किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो करेगा उसी को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। और लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और सिंपल बोलना हो तो क्या बोलोगे, चार्ज बाय टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो मान लो कि यहाँ पे हमने कंडक्टर ले लिया, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर बनाओगे तो सिंपल किससे बनाओगे, छोटा सा एक सिलेंडर बना देना। तो इस कंडक्टर से मान लो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है बताओ, Q, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, A है। ये जिस एरिया को काटते हुए पास हो रहा है ना, इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना भी हो तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सर्कल, आगे डिटेल देखेंगे। तो मान लो कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q, तो करंट क्या होगा, Q बाई टी। और करंट को किससे लिखेंगे, I से। और यहाँ पे कौन सा करंट देख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम ही क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा उसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट बराबर क्या लिखोगे, चार्ज फ्लो बाय टाइम। चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड हम यूज करेंगे क्या, आगे से हम क्या यूज करेंगे, कूलम पर सेकेंड के जगह पे एक यूनिट यूज करेंगे जिसको बोलेंगे एम्पियर। और एम्पियर क्या है बताओ, हमने पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था क्या, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में अपना करंट भी था। तो करंट का यूनिट ही क्या होता है बताओ, एम्पियर होता है। तो एम्पियर अपना क्या है बताओ, फंडामेंटल यूनिट है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। अब करंट का क्या है, क्या टाइप आएगा। तो करंट कितने टाइप का, 2 टाइप का, ठीक है। एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस होता है। तो मान लो कि किसी एक गिवन टाइम इंटरवल में करंट को निकालना हो तो कौन सा निकालोगे, एवरेज, जो कितना होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए या किसी गिवन मोमेंट पे हमको करंट चाहिए तो कौन सा निकालोगे, इंस्टेंटेनियस, जो क्या होता है, dq बाई dt। अब जब भी dq बाई dt आता है तो हमारे दिमाग में क्या घूमता है, स्लोप या डिफरेंशिएशन। इसलिए कि dq बाई dt क्या बताता है, स्लोप बताता है, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का। जैसे चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप ही क्या बताएगा, अपना करंट बताएगा। तो यहाँ पे स्लोप डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। dq बाई dt क्या बता रहा है, स्लोप किस ग्राफ का, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का। इसी में अगर हमको क्या लिखना है, चार्ज लिखना है, तो क्या करोगे, I dt कर दो और उसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा क्या। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है, करंट दे देगा टाइम के फंक्शन में और चार्ज फ्लो पूछ लेगा कि चार्ज कितना फ्लो होगा। तो सिंपल क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। और जब भी इंटीग्रेशन आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एरिया। एरिया अंडर का पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं। तो इंटीग्रेशन I dt ये क्या बताएगा, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बताएगा। बिल्कुल आसान है। जैसे देखो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो ये वाला एरिया क्या बताएगा, चार्ज कितना फ्लो होगा उस गिवन टाइम इंटरवल में, ठीक है। जैसे टाइम इंटरवल यहाँ पे मान लो T1 और ये T2, तो इस गिवन टाइम इंटरवल में जो चार्ज फ्लो होगा उसको कैसे निकालेंगे, एरिया से निकाल लो या इंटीग्रेशन से निकाल लो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अपने सेल में रिवॉल्व करता है कि नहीं करता है, यानी सर्कुलर रास्ता पे चलता है। और जब भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो वहां पे टाइम पीरियड कैसे लिखोगे, 2 पाई आर बाई भी। सिंपल लिखते हैं, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे लिखोगे, 2 पाई आर बाई भी। यहाँ पे आर क्या बताओ, इस गिवन सर्कुलर पाथ का क्या बताओ, रेडियस है। और ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को हमने v से लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर करंट लिखने का बारी आएगा तो हमने क्या देखा, करंट बराबर चार्ज बटा टाइम। तो चार्ज का वैल्यू कितना बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। तो उसी में क्या करो, ये टाइम से लेके भाग दे दो तो क्या आ जाएगा बताओ, करंट आ जाएगा। तो ये वाला भी काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो ये टॉपिक को भी ध्यान देना। इसमें बात आएगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं ना सब लोग, क्या होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद से बात आएगा कि पढ़ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई हमको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल का भी हम क्या करेंगे, बंटवारा यानी क्लासिफिकेशंस करेंगे। किसके बेसिस पे, कंडक्टिविटी के बेसिस पे। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला आएगा कंडक्टर,
फिर आएगा सेमीकंडक्टर, फिर आएगा इंसुलेटर। लेकिन सबसे पहले कंडक्टर के बारे में बात करें तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास कर देते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को अपने से क्यों पास कर देते हैं, इसलिए कि इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सारे इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 28 क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे अभी देखेंगे। और इसका परफेक्ट एग्जांपल देखोगे तो क्या है, सिल्वर है, उसके बाद से कॉपर है, उसके बाद से एल्युमिनियम है, आयरन वगैरह भी है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कॉपर करते हैं। क्यों ऐसा, इसलिए कि सिल्वर क्या है, बहुत महंगा है। तो सबसे इकोनॉमिकल अपना कंडक्टर कौन है बताओ, कॉपर है। इसलिए घर में सबसे ज्यादा तार किस चीज का दिखता है, कॉपर का। लेकिन बेस्ट कंडक्टर बोला जाए तो क्या बताओ, सिल्वर है। बात करेंगे अब इंसुलेटर का, पहले इंसुलेटर बात करेंगे। तो इंसुलेटर क्या होता है बताओ, वो मटेरियल जिससे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास होगा, इसलिए कि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नहीं। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई इससे करंट पास होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में इसके एग्जांपल वाला प्लास्टिक आ जाएगा, वुड आ जाएगा, रबर आ जाएगा, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, किसके एग्जांपल आ जाएंगे, इंसुलेटर के आ जाएंगे। अब बात होगा कि एक से पास होगा, एक से नहीं पास होगा, और बीच में भी तो कुछ होगा। तो वो मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर से करंट पास होता है टेंपरेचर से ऊपर और एक टेंपरेचर से नीचे पास होता है क्या, नहीं होता है। और आगे इसको 14 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर एक नाम का, ठीक है, वहां पे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बात आएगा कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर में यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन कौन सा होता है। तो इसके पास चार्ज कैरियर कौन कौन सा होता है, तो एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल्स, जो कि आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल देखोगे ना तो इसके बेस्ट एग्जांपल में क्या आएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी 14 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना एक्सेप्ट कार्बन, वो सारे के सारे क्या होते हैं बताओ, सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। बात करेंगे कंडक्टर का, इसलिए कि इस चैप्टर में कंडक्टर से हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे और इसका स्टडी करेंगे। तो कंडक्टर को सबसे पहले क्या करते हैं, बिना बैटरी के देखते हैं। इसके टर्मिनल के क्रॉस हम क्या करेंगे, बैटरी यानी पोटेंशियल को जब नहीं अप्लाई किए हैं तब देखेंगे। तो जैसे कंडक्टर को हमने देखा था, कैसे बनाएंगे, सिलेंडर से बनाएंगे। और सिलेंडर में देखोगे तो जिस एरिया को काटते हुए अपना करंट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैक्सिमम केस में क्रॉस सेक्शन जो होता है ना वो क्या होता है बताओ, सर्कुलर होता है। कभी कभी स्क्वायर भी आता है, लेकिन ध्यान देना मैक्सिमम टाइम क्या होगा, 99% टाइम में अपना सर्कुलर होगा। तो वहां पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। सिंपल। हम जानते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर का अगर वॉल्यूम लिखना हो तो सिंपल क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना दे दिया, एल दे दिया। कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 10 के पावर 28 होता है। 10 के पावर कितना, 28 होता है। जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना ये शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटेरियल के ऊपर। अब बात आई कंडक्टर के पास इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है और रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। कौन सा, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी मिलते ही क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। और मोशन कितना अपना वेलोसिटी से करेगा, √3kT बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो k है ना ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने पढ़ा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में किसका भाग दे दो, एवोगैड्रो नंबर से। ये चीज हमने पढ़ा है डिटेल में। तो यहां पे अगर रख देंगे एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू और टेम्परेचर का वैल्यू, रूम टेम्परेचर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दोगे तो लगभग जो वैल्यू निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, जो थर्मल वेलोसिटी का एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू निकल के आता है 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोई काम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसलिए कि जो मोशन करता है ना इलेक्ट्रॉन वो इधर उधर करता है। सिंपल, अपना जिगजैग मोशन या रेंडम मोशन करता है। हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तभी जाके क्या होगा, करंट पास हो पाएगा। ठीक है, तो ये रेंडम मोशन करने की वजह से जब सबका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ना तो वो कितना निकल के आता है बताओ, 0। यानी एवरेज वेलोसिटी 0 है तो कोई करंट पास होगा क्या, रूम टेम्परेचर पे बिना पोटेंशियल अप्लाई किए कोई करंट पास नहीं होगा। अब तुम ही सोचो, इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा है। अब जिगजैग मोशन ऐसे ही होता है ना, अब जिगजैग मोशन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो दूरी चलेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। और जो समय लेगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है कि बहुत सारे, 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 28 है। तो ऐसे बहुत सारे अपना इलेक्ट्रॉन का देखोगे फ्री पाथ को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो जो एवरेज फ्री पाथ निकालेंगे ना उसको क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ, जो जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आता है, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। अब बात आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में
जो समय लेगा उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। उन सारे का एवरेज लोगे तो क्या आ जाएगा, मीन रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। और जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना आता है, 10⁻⁻14 सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में सर्सन रीजन में नहीं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में यूज करा लेता है, तो ये डेटा भी हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बात आएगा कि बिना पोटेंशियल के अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ देखोगे ना, तो कोलिजन करने के दौरान जो रास्ता चलता है वो कैसा चलता है, स्ट्रेट लाइन चलता है। लेकिन एक बार पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यानी पोटेंशियल यहाँ पे जीरो नहीं है, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया कंडक्टर के क्रॉस, तो इसका जो अपना रास्ता होगा वो कैसा होगा बताओ, कर्व रास्ता हो जाएगा। कैसा रास्ता अपनाएगा बताओ, कर्व रास्ता अपनाएगा। स्ट्रेट लाइन में चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सिंपल। देखो इसके बाद से बात आएगा कि मान लो कि अभी पोटेंशियल हमने अप्लाई नहीं किया था, और पोटेंशियल अगर अप्लाई कर दें कंडक्टर के क्रॉस, क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो किसके मदद से अप्लाई करेंगे, बैटरी के मदद से। और जब भी बैटरी बनाना होगा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्या करोगे, बड़ा टर्मिनल छोटा टर्मिनल, बड़ा वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल, छोटा वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को किससे लिखते हैं, V से। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना V, इसको वोल्टेज में या वोल्ट में नापते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कहां से, कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। और कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा बताओ, फोर्स लगेगा, किधर, उल्टा दिशा में। नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है कि बहुत सारे हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और उसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, E τ/m। यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम बोलोगे या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और M क्या बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो कितना आता है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बात होता है तो बहुत कम है, फिर भी स्विच ऑन करते हैं, जस्ट स्विच ऑन करते हैं और फैन या लाइट ऑन हो जाता है, तो वहां पे जो करंट का जो रफ्तार होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रफ्तार से चलता है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। बात आएगा कि यहीं पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। अब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव से बढ़ेगा, किधर, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव से एंटर होगा। और अपना इलेक्ट्रॉन का दिशा देखोगे तो कहां होगा, यहां से उल्टा चलेगा। करंट और नेगेटिव चार्ज उल्टा चलते हैं, और करंट और पॉजिटिव चार्ज क्या चलते हैं, सेम डायरेक्शन में, और करंट और नेगेटिव चार्ज क्या चलते हैं बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट और पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में, और करंट और नेगेटिव चार्ज क्या चलते हैं, उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेता है करंट का डायरेक्शन, ऐसे तो स्केलर क्वांटिटी है, करंट कैसा क्वांटिटी, स्केलर, लेकिन इसका डायरेक्शन कभी कभी हमें ध्यान में रखना होता है कि पॉजिटिव चार्ज के अलोंग क्या होता है, करंट का डायरेक्शन को मानते हैं, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। तो यहाँ पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। I = NEAVD। अब यहाँ पे E जानते हैं, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन N क्या है, N क्या बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बताता है। सिंपल। इसके बाद से बात है कि नंबर ऑफ अपना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो किसके बराबर होता है, तो डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट के बराबर भी होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी यूज करा लेता है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे इसको। कभी कभी मोमेंटम दे के पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दे देगा, करंट वगैरह पूछ लेता है, तो वहां पे क्या लगाओगे, करंट बराबर मोमेंटम इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, या डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर। सिंपल से बना लोगे, क्या बना लोगे। इसके बाद से हम जानते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, V = E/L, या E बराबर क्या करोगे, V/L, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। आसान है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब देखे थे करंट अपना तो स्केलर क्वांटिटी था, इसलिए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है वो स्केलर क्वांटिटी। अब करंट का भी तो वेक्टर क्वांटिटी कुछ देखना पड़ेगा, तो करंट को वेक्टर फॉर्म में दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक टर्म यूज करेंगे, क्या, करंट डेंसिटी, जो क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया होता है। और यहाँ पे जो अपना करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, करंट के अलोंग ही होता है, कुछ अलग होता है क्या, नहीं। और यहाँ पे कभी कभी वेरिएबल दे देता है,
तो कभी कभी वेरिएबल अपना दे देगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या करोगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए लिख दो, या जे डी ए कॉस थीटा। हम जानते हैं ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो आई बराबर अगर मान लो लिखना हो तो क्या लिखोगे, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या क्या लिख दोगे, जे ए कॉस थीटा। और जो जे है यही क्या अपना करेंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, ये अपना वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखना है। और किधर होता है बताओ, करंट के एलोंग होता है। इसी में कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाला वायर दे देगा। तो मान लो कि यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल A1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बताओ, A2 है। तो देखने से ही क्या पता चल रहा है कि A1 ज्यादा है क्रॉस सेक्शनल। तो ध्यान रखना कि कंडक्टर का रूल है कि जितना कंडक्टर से करंट इंटर होगा उतना ही करंट क्या होगा, एग्जिट होगा, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो यहाँ पे जो करंट अगर I1 बोल दिए, यहाँ पे करंट को I2 बोल दिए, तो I1 I2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर। ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा क्रॉस सेक्शन है तो करंट ज्यादा, ऐसा होगा क्या, नहीं, जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। ठीक है, कभी कभी कंपेयर करा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी। तो ध्यान रखना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा किसका बताओ, A1 का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर E1 होगा वो क्या होगा, कम होगा किसके तुलना में, E2 के तुलना में। और इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए, उसके बाद से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बता देंगे क्या, इसलिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सेम चलेगा। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, सेकेंड प्लेस का ज्यादा होगा किसके तुलना में, फर्स्ट प्लेस के तुलना में। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना है। और करंट क्या होगा, सेम सेम होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान हमको रखना है। इसके बाद से बात आएगा ओम्स लॉ, जो 10th क्लास में ही पढ़े हैं। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर फिजिकल कंडीशन को क्या रख दिया जाए, सेम रख दिया। फिजिकल कंडीशन मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल बोलते, ये सारे पैरामीटर को क्या रख दे, कांस्टेंट। तो वोल्टेज अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट फ्लो इन द कंडक्टर। वोल्टेज अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, जिसको क्या बोलेंगे आगे चल के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, V बाई आई। और ये जो R है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और ये सिंपल क्या बताता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करने वाला ये पैरामीटर है। ये बताता है कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो को कितना अपोजिशन मिलेगा, उसके बारे में जानकारी कौन देता है, रेजिस्टेंस। और आगे चल के इसको बनाएंगे ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता की तरह बनाएंगे। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसी में एक टर्म आता है कंडक्टेंस वगैरह भी आ जाता है, कंडक्टेंस वगैरह आ जाता है, जिसको जी से लिखेंगे वो क्या होगा, 1 बटा रेजिस्टेंस होगा। ये क्या बताओ, कंडक्टेंस है। क्या बताओ, कंडक्टेंस। बिल्कुल आसान है। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है किस में नापते हैं बताओ, ओम में नापते हैं। किस में नापते हैं बताओ, ओम में नापते हैं। और ओम का सिंबल ऐसे ओमेगा जैसा बना लोगे। तो ओम्स लॉ क्लियर है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या सिंपल शॉर्ट में बोलना होता तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज अप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सिंपल। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बात करोगे रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, रो एल बाई ए। क्या होता है बताओ, रो एल बाई ए। अगर हमने मान लिया एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना बताओ, एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बताओ, ए है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए। और यहाँ पे जो रो है ना, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं बताओ, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बताओ, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी जो होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ, टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है। लेंथ यानी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ किसके ऊपर, टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर। टेम्परेचर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। डायमेंशन यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टिविटी नहीं। जेईई मेंस ने उठाया था क्वेश्चन, ध्यान रखना। बात करेंगे इसी में, तो एक टर्म आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, उल्टा होता है किसके, रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी के क्या होता है बताओ, उल्टा होता है। और इसी में अभी हमने देखा था कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और जो रेजिस्टिविटी है ना, उसका एक
वैल्यू भी होता है, कितना होता है, m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ। m क्या बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। बिल्कुल आसानी से बता देंगे। तो इतना अगर डेटा हमें ध्यान होना तो ओम्स लॉ में इजिली हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक हम फॉर्मूला इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ते हैं, जिसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोल दो, वेक्टर फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, कोपिक फॉर्म। तो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है बताओ, E बराबर रोज होता है। E बराबर क्या होता है बताओ, रो इंटू जे। यहाँ पे E क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, E यहाँ पे क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और J क्या बताओ, करेंट डेंसिटी। अभी पढ़ के आए क्या है, और एक अभी फॉर्मूला यही पढ़े थे, रो बराबर क्या था, 1 बाई सिग्मा। तो लेके सब्स्टिट्यूट करो तो क्या है बताओ, E बराबर 1 बाई सिग्मा इंटू जे। तो J बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सिग्मा E भी लिख सकते हैं क्या। तो ये दोनों क्या बताओ, वेक्टर फॉर्म है किसके, ओम्स लॉ के। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे यूज करा लेता है कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बताओ, तो बता दोगे। बिल्कुल आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इसी में अब क्या करता है, रेजिस्टेंस वगैरह अभी हमने देख के आया है, रेजिस्टेंस देखे थे क्या, रेजिस्टेंस क्या था बताओ, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए था कि नहीं था, था। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी के ऊपर, रो के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर। और ये जो रेजिस्टिविटी है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था बताओ, मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। डायमेंशन बोले तो क्या बोलेंगे, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कौन, रेजिस्टिविटी। लेकिन जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सबके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी, मटेरियल पे भी, लेंथ पे भी, एरिया पे भी, सबके ऊपर डिपेंड कौन करता है बताओ, अपना रेजिस्टेंस करता है। इसी में अपना ओम्स लॉ देखे ना, तो ओम्स लॉ में दो टाइप का अपना मटेरियल भी क्लासिफिकेशन करते हैं, एक होता है ओमिक मटेरियल, एक होता है नॉन ओमिक मटेरियल। तो ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक क्या होते हैं, अगर ओमिक बोलना हो, ओमिक, और एक होता है नॉन ओमिक। ओमिक क्या होता है, नॉन ओमिक क्या होता है। तो ओमिक मटेरियल वो होते हैं जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी V इक्वल टू आई आर वहां पे अप्लाई होगा। और नॉन ओमिक वो होते हैं जहां पे V इक्वल टू आई आर अप्लाई नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक। तो यहाँ पे अपना ग्राफ देखोगे, V वर्सेस I का ग्राफ देखोगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे बताओ, अगर ये एंगल को थीटा बोल दिए तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर। टेन थीटा किसके बराबर, स्लोप के बराबर। और यहां पे बताओ टेन थीटा स्लोप बोल दो तो वो किसके बराबर है बताओ, सिंपल बताना हो तो किसके बराबर बताओगे, V बाई आई। और V बाई आई क्या किसके बराबर था, रेजिस्टेंस के बराबर। यानी V आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है बताओ, रेजिस्टेंस बताता है। क्या बताता है बताओ, रेजिस्टेंस बताता है। और इसी में अगर आई भी हो जाता तो कंडक्टेंस बताता, वो चीज ध्यान रखना है। इसलिए कभी एक टर्म पढ़े थे कि रेजिस्टेंस के उल्टा क्या होता बताओ, कंडक्टेंस होता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। नॉन ओमिक मटेरियल वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे अपना स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या, नहीं, कर्व जैसा बनेगा। क्या बनेगा बताओ, कर्व जैसा। और जनरली ये कहाँ देखा जाता है बताओ, डायोड्स में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे बताओ, डायोड्स में आ जाएंगे। डायोड्स का जब एग्जांपल देखेंगे ना तो वहां पे हम देखेंगे इसको। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ओम्स लॉ कब वैलिड नहीं होगा, तो बहुत लो टेम्परेचर पे नहीं होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं होता है, और बहुत हाई पोटेंशियल पे भी ओम्स लॉ अप्लाई होता है क्या, नहीं होता है। ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। इसी में आता है कि वायर को क्या करना है, खींच के या तो लंबा करना है या तो कंप्रेस करना है। स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग वाला केस आ जाता है। तो जब भी स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग आ जाना, कि एक मान लो कि वायर था, इसको हमने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा बताओ, लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो कम होगा, किसी भी चीज को लंबाएंगे तो खींचेंगे तो यहाँ पे जानते हो एक्चुअल में क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि यहाँ पे मास कंजर्व रहता है। मास कंजर्व बोले तो वॉल्यूम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। वॉल्यूम कंजर्व रहने का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी A1 L1 बराबर क्या लिखोगे, A2 L2। वॉल्यूम पहले जितना होगा इसका वॉल्यूम बराबर क्या होता है बताओ, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कंजर्वेशन होता है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन करना है, तो अभी हमने रेजिस्टेंस क्या देखा था, रो L बाई ए। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग के केस में क्या ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के स्क्वायर के। और एरिया खुद ही किसके प्रोपोर्शनल होता है बताओ, रेडियस के स्क्वायर के या डायमीटर के स्क्वायर के। तो हम क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताओ, R के पावर 4 या D के पावर 4 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। बात आएगा कि इसी में टेम्परेचर क्या करेगा, इफेक्ट करता है किसको, रेजिस्टेंस को।
रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता भी है, घटता भी है। देखेंगे कौन सा मटेरियल में बढ़ता है, कौन सा मटेरियल में घटता है। अलग अलग मटेरियल होते हैं क्या? होते हैं। तो अभी अलग अलग मटेरियल भी देखेंगे। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही टाइप से चलते हैं। क्लियर है? इसलिए कि रेजिस्टिविटी बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा। देखे थे क्या? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। बात करेंगे तो एक ग्राफ होता है किसके बीच में? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। तो देखोगे तो एक होता है ग्राफ किसका? कंडक्टर का। ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ना, किसका बताओ? कंडक्टर का। और जेईई मेंस ने पूछ लिया था 2025 में, क्वेश्चन पूछ लिया था इस ग्राफ से, ध्यान रखना। तो ग्राफ जो पूछा था वो किसका पूछा था? एलओई का पूछा था। बोला था कि वो मटेरियल का ग्राफ बताओ जो मटेरियल में टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा नहीं देखा जाता है, हल्का फुल्का होता है, लगभग कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट आता है क्या उसके रेजिस्टेंस पे? नहीं। तो वो कौन सा मटेरियल है? एलओई। और एलओई कैसे बनाते हैं बताओ? मिक्सचर ऑफ मटेरियल से बनाते हैं। एलओई कोई अपना पीरियोडिक टेबल में मिलता है क्या? नहीं। ये क्या होते हैं? 2-3 एलिमेंट्स को मिला के एलओई बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो एलओई देखोगे ना, तो एलओई अपने एनसीईआरटी के बुक में 4 ही मैक्सिमम एलओई यूज करता है। एक होता है कॉन्स्टेंटेन, एक होता है मैंगनीज, एक होता है यूरेका, एक होता है नाइक्रोम वायर। और नाइक्रोम वायर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम वायर तो हम प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं क्या? तो ये 4 अपने क्या है? एलओई इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे सेमीकंडक्टर। एससी मतलब क्या बताओ? सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है? टेम्परेचर के साथ घटता है, कंडक्टर में बढ़ता है। और एलओई में मेजर चेंज कोई आता है क्या? नहीं। टेम्परेचर के साथ लगभग लगभग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। एक रिलेशन होता है, क्या होता है बताओ? टी टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है? रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पे अल्फा जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ किसके? ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या बोल दो या रेजिस्टिविटी बोल दो। तो कभी कभी जानते हो एग्जाम में क्या करता है? इसका यूनिट वगैरह पूछ लेता है। इसका क्या पूछ लेता है बताओ? यूनिट। तो क्या होता है बताओ? 1/डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या इसी को डिग्री सेल्सियस के पावर -1 या केल्विन के पावर -1 भी बोल सकते हैं। बिल्कुल आसान है क्या? तो ये तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस वाला भी कुछ अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। क्या लिखोगे? टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये वाला भी हमें ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल आसान है। तो यहां पे बात आएगा कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है बताओ? अल्फा जो है ना, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और पॉजिटिव में स्मॉल वैल्यू भी होता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है बताओ? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है। तो किसके किसके लिए क्या हो बताओ? पॉजिटिव किसके लिए होता है बताओ? कंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में क्या होता है? पॉजिटिव। यानी टेम्परेचर के साथ क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसमें? कंडक्टर में। और कंडक्टर का एग्जांपल बोले तो अपना कौन आ जाएगा? कॉपर। मोस्ट कॉमनली यूज कंडक्टर क्या है? कॉपर। नेगेटिव बोले तो ये क्या होता है बताओ? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटता है, और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। बात करेंगे पॉजिटिव भी हो और स्मॉल भी हो, तो वो किसमें होता है बताओ? पॉजिटिव और स्मॉल। तो ये किसमें आता है बताओ? एलओई में आता है। और एलओई का एग्जांपल क्या था? कॉन्स्टेंटेन, मैंगनीज और यूरेका और नाइक्रोम वायर। नाम थोड़ा भारी है, ध्यान रखना। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसी में जानते हो कभी कभी क्या होता है? अल्फा का कॉम्बिनेशन पूछ लेता है कि अल्फा बताओ, अल्फा इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये जेईई मेंस ने पूछ लिया था, ठीक है ना, पहले भी आया है और हाल ही फिलहाल में रिपीट किया था। अल्फा इक्विवेलेंट बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ठीक है ना, दो अलग अलग मटेरियल के लिए बोलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेगा तो क्या बोलोगे? अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बिल्कुल सिंपल। पैरेलल में बात करें तो क्या होगा? थोड़ा एक्सचेंज करना। अल्फा 1 के साथ क्या होगा? R2 प्लस अल्फा 2 के साथ क्या होता है? R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसी में क्या किया था? अगर रेजिस्टेंस को सेम सेम कर दें, R1 R2 को क्या कर दे? सेम, तो दोनों क्या आ जाएगा? सेम सेम आ जाएगा क्या? अगर R1 R2 को सेम सेम कर दे तो क्या दोनों सेम नहीं आ जाएगा क्या? इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल में सेम आ जाएगा। जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अब बात आएगा कि अब कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कॉम्बिनेशन काफी अपना फेवरेट टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी लगता है जैसे कि यही है पूरा। बाकी सब लगता है क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा? नहीं लगता है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब सीरीज पैरेलल वाला, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कितने तरह का होता है बताओ? 2 तरह का। एक होता है सीरीज और एक होता है कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा ना, तो जैसे कैपेसिटर में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम? चार्ज सेम। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा बताओ? आई सेम होगा। आई सेम होगा और डिवाइड क्या होगा बताओ? वोल्टेज
डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा यानी वोल्टेज डिफरेंट होगा। इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंट होगा और करंट क्या होगा, सेम, इसलिए करंट के लिए एक ही रास्ता है, तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही तो जाएगा। बात करेंगे अपना वोल्टेज का, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बताओ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखोगे ना तो दोनों का क्या होता है, करंट जो जाता है ना वो दो हिस्सा बढ़ जाता है, तो करंट यहाँ पे तो क्या होता है बताओ, डिवाइड होगा, लेकिन क्या सेम रहेगा बताओ, पोटेंशियल अपना क्या रहेगा या वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये ध्यान रखना, ये सबसे की पॉइंट है, ठीक है। यहां पे बात करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये दो रेजिस्टेंस को चाहते हैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना, तो उसका वैल्यू क्या होगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और वो क्या होता है बताओ, R1 प्लस R2, यहाँ पे दो है तो ऐसे बहुत सारे होंगे तो सबको जोड़ दो। यहाँ पे की पॉइंट जानते हो क्या है कि यहाँ पे अपना करंट क्या बताओ, सेम है, करंट क्या है सेम, वोल्टेज डिफरेंट है, तो क्या इसका वोल्टेज नहीं लिख लोगे, क्या लिख लोगे, वोल्टेज, वोल्टेज लिखना होगा तो क्या लिखोगे, V इक्वल टू, जैसे मान लो कि वोल्टेज इसका V1 बोल दो और इसका वोल्टेज को V2, तो V1 बराबर क्या होगा बताओ, IR होता है, तो I तो सेम ही रहेगा, R1 आ जाएगा, V2 लिखना हो तो क्या लिखोगे, I इंटू R2 लिख दोगे। इसी में एक नोट पॉइंट आता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, वो मैक्सिमम जो अपना रेजिस्टेंस, बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस होता है ना, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होता है उससे भी ज्यादा आता है। और इसी में अगर मान लो कि आइडेंटिकल रजिस्टर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है n आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए, तो क्या करोगे, n इंटू R कर दोगे, सिंपल, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। जब भी सर्किट का क्वेश्चन करना होता है ना तो सिंपल स्टेप क्या अपनाते हैं कि सबसे पहला काम क्या करोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे, दूसरा स्टेप में क्या करोगे, I निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद से जो पूछा है क्वेश्चन में वहां पे जाते हैं, सबसे पहले R इक्विवेलेंट, दूसरा स्टेप में करंट, उसके बाद से आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद से बात करोगे किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बताओ, करंट अपना क्या रहेगा, करंट अपना सेम नहीं रहेगा, डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू जब लिखोगे ना, R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1, लेकिन 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सबको रेसिप्रोकल करके जोड़ दो। लेकिन ये वाला ज्यादा यूज करेंगे क्या, नहीं, हमने पढ़ा था कि दो दो के पेयर बना के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा बताओ, दोनों को प्रोडक्ट करो और दोनों के सम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये वाला शॉर्टकट हम क्या करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। इसमें क्या देखा जाता है कि जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है ना, वो जो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी कम आता है, सर्किट में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी क्या होता है, इक्विवेलेंट का वैल्यू कम आता है। बात करेंगे कि अगर मान लो कि आइडेंटिकल रजिस्टर है, कैसा रजिस्टर बताओ, आइडेंटिकल, तो वहां पे n आइडेंटिकल रजिस्टर के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R बराबर R इक्विवेलेंट बराबर R बाई n। सिंपल है क्या, सिंपल है। इसी में देखेंगे तो करंट क्या बताओ, डिवाइड हो रहा है, तो करंट हम जानते हैं कि पोटेंशियल अगर सेम है तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, I बराबर V बाई R। अगर पोटेंशियल सेम तो हम क्या लिख सकते हैं, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R, यानी उल्टा में बटेगा, जिससे रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उससे करंट कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उससे जिससे रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस अगर R1 कम होगा तो करंट I1 क्या होगा, ज्यादा होगा, R2 अगर ज्यादा होगा तो करंट I2 क्या होगा बताओ, कम होगा। बिल्कुल आसान है क्या, उल्टा चलेगा, ध्यान क्या रखना है, उल्टा चलेगा। और हमने रेशियो बांटना सीखा था क्या, ध्यान देना। इसी में बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ, ये भी क्या है बताओ, एक लॉ है जो किस लिए यूज करते हैं बताओ, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, बहुत सारा मुश्किल सर्किट आ जाता है तो उसके ब्रांचेस में करंट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स ने कितने नियम दिए थे बताओ, दो नियम दिए हैं, तो दोनों नियम देखा जाए, एक है कौन सा, पहला लॉ बताओ, एक है अपना फर्स्ट लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स का कौन सा, करंट लॉ, KCL। और किरचॉफ करंट लॉ को हम और क्या बोल देते हैं, इसी को जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बताओ, जंक्शन लॉ। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसका तीनों नाम में से कोई भी नाम लेके पूछ लेता है। ये जंक्शन लॉ जानते हो, सिंपल क्या बोलता है, सबसे पहले बात है कि जंक्शन मतलब क्या, तो वो पॉइंट जहां पे क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा तार आके मिले उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। ये पॉइंट क्या बताओ, जंक्शन है, ठीक है। तो मान लो कि ये जंक्शन पे करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, तो ये लॉ सिंपल बोलता है, फर्स्ट लॉ जो होता है ना, ये क्या बोलता है कि जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा, या दूसरे भाषा में सम और एल्जेब्रिक सम ऑफ जो करंट होता है ना, कहां पे, जंक्शन पे, वो किसके बराबर, 0। तो यहां पे बोलता है आई इनकमिंग या इक्वल टू आई आउट गोइंग, आई इन बराबर आई आउट, कहां पे, जंक्शन पे।
और इसी को दूसरा भाषा में क्या बोलता है बताओ, कि समेशन एल्जेब्रिक सम ऑफ जो नेट करंट होगा कहां पे, जंक्शन पे, वो कितना होगा बताओ, 0 के बराबर होगा। लेकिन हम ध्यान कौन सा रखते हैं, आई इनकमिंग बराबर आई आउट गोइंग। और बात आएगा कि अपना जो ये लॉ है, फर्स्ट लॉ जो है, ये किस पे आधारित है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी चार्ज कंजर्वेशन पे आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है बताओ, चार्ज कंजर्वेशन से। इससे बाहर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जा सकता है क्या, नहीं। बात आएगा इसी में कि बताओ दूसरा लॉ क्या है, फिर दूसरा लॉ क्या बताओ, इसी को सेकंड लॉ भी बोलते हैं। सेकंड लॉ या इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते किसमें है, बंद लूप में लगाते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। और ये सिंपल क्या बोलता है, समेशन ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप क्या होता है बताओ, समेशन ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप किसके बराबर, 0। और ये किस पे आधारित होता है बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पे आधारित होता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित होता है। और इसमें क्या ध्यान रखना होता है, साइन का। और हमने ये पढ़ा था कि हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो करंट कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। 2 पॉइंट अगर दिया हुआ, करंट का दिशा यहाँ पे दे दिया, एक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाला हाई पोटेंशियल पॉइंट है और ये वाला लो पोटेंशियल पॉइंट है। लो पोटेंशियल पॉइंट है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। बिल्कुल आसान है। इसी में अपना क्या कर सकते हो, साइन वगैरह भी बना सकते हो। साइन बनाना चाहेंगे तो बना देंगे। जैसे मान लो कि एक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ये V वोल्ट की बैटरी है और ये रजिस्टर है, और इसमें हमने करंट I बुला दिया। तो कैसे लिखोगे, मान लो कि यहां से यहां जाना है, तो जहां से चलोगे ना, मान लो कि ये A पॉइंट है और ये वाला क्या बताओ, B पॉइंट, तो जहां चलोगे उसको क्या मानोगे, हाई पोटेंशियल। इसलिए कि A का हाई होगा तभी करंट क्या हो रहा है, A से B की तरफ जा रहा है। तो जहां चलोगे उसको ऐसे लिख लोगे और उसमें से क्या करोगे, माइनस करते जाओगे। तो बताओ करंट के दिशा में जाएंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो क्या जहां खत्म होता है ना वो साइन उठाएंगे। तो खत्म कहां पे हो रहा है, माइनस पे, तो क्या हो बताओ, माइनस का IR, ये वाला प्लस और ये माइनस, तो क्या हो बताओ, माइनस का V, और यहां पे खत्म होगा वो इक्वल करके लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन हमें लिखने आना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। ये इक्वेशंस क्या करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे ऐसे तरीके। बात आएगा इसी में, आप सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ सिमेट्री भी देखेंगे। तो सिमेट्री अपने कितने टाइप के होंगे बताओ, 2 टाइप के। एक होता है मिरर सिमेट्री, एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कुछ मिरर इमेज जैसा बनेगा। तो ये सिंपल जानते हो क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो कि ये बैटरी है, ठीक है ना, तो हम जब भी ये लगाएंगे ना, जब भी मान लो कि इक्विवेलेंट जो निकालना होगा, रेजिस्टेंस वगैरह निकालना होगा, तो बैटरी के परपेंडिकुलर क्या लगाएंगे बताओ, अपना एक लाइन खींचेंगे। बैटरी के परपेंडिकुलर क्या खींचेंगे बताओ, एक लाइन खींचेंगे, और बैटरी के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, बैटरी के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट अगर क्या हो जाए, सर्किट क्या मिल जाए हमको, बैटरी अपना बैटरी के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट अपना क्या दिख जाए कि सर्किट अपना सिमेट्रिकल है, तो क्या बोलोगे, वो वहां पे मिरर सिमेट्री है। बैटरी का क्या करना है, परपेंडिकुलर जाना है, बैटरी के कैसे, परपेंडिकुलर जाना है, और उसके अबाउट अगर सर्किट सिमेट्रिकल दिख जाए तो क्या बोलना है कि वहां पे मिरर सिमेट्री लगेगा। तो ये सिमेट्री बोलता क्या है, ये बोलता है सिंपल कि उस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये सिंपल क्या बोलता है बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो अपना रेजिस्टेंस आएंगे उसको क्या करना है बताओ, रिमूव कर देना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो रेजिस्टेंस आएंगे उसको क्या कर देना है, हटा देना है। सिंपल ये लॉ बोलता है। और कहीं जंक्शन वगैरह भी बन रहा है उस पॉइंट पे तो क्या करना है, उस लाइन पे कोई भी जंक्शन भी आ रहा है तो जंक्शन को भी क्या करना है, रिमूव कर देना है। उस लाइन पे कोई भी रजिस्टर आएगा तो उसको हटा दो, और कोई जंक्शन आ रहा है तो उसको भी क्या कर दो, रिमूव कर दो। कौन बोलता है बताओ, मिरर सिमेट्री बोलता है। यानी उस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बन जाते हैं, सेम पोटेंशियल पॉइंट बन जाते हैं। बात करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या बोलता है, तो ये बैटरी के अलोंग लगाते हैं। किधर लगाते हैं बताओ, अलोंग बैटरी, अलोंग बैटरी। और बैटरी के अलोंग अगर मान लो कि सिमेट्री दिख रहा है, बैटरी के अलोंग क्या दिख रहा है बताओ, सिमेट्री दिख रहा है, बैटरी के ऊपर जैसा बैटरी के नीचे वैसे, तो क्या करेंगे, सर्किट को फोल्ड कर देंगे। और सर्किट को फोल्ड करेंगे तो सारा रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, और वो कैसे बिहेव करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेंगे तो सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। सारे के सारे रेजिस्टेंस कितना हो जाता है बताओ, हाफ हो जाते हैं। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। इसको एक बार रिकॉल करना, नोट से भी देखना फिर से। इसके बाद से एक टॉपिक आएगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल, या सिंपल शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेल। और जानते हैं कि सेल बनाना होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते भी हो कि सेल बनाना होता है तो क्या होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है, उसी के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोड हम क्या किए होता है, डुबाए होते हैं। और इलेक्ट्रोड एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव।
एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो यहाँ पे अब पूछ लेता है कभी कभी चार्ज कैरियर, तो इसके ऊपर चार्ज कैरियर कौन होता है बताओ, आयंस होते हैं। कौन सा होता है बताओ, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयंस होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है ना ये भी रेजिस्टेंस कुछ ऑफर करता है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी का क्या बताओ, आंतरिक या इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक टर्म आता है इसी में क्या आ जाता है बताओ, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या बताता है, बैटरी पे जो लिखा हुआ वोल्टेज होता है ना, जब कोई भी करंट हम या कोई भी सर्किट ना जोड़े हो बैटरी से, तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ। जैसे अभी कोई हमने तार जोड़ा है क्या इससे, नहीं, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड के टर्मिनल के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तार जोड़ देंगे तो उसके बाद ईएमएफ बोलेंगे क्या, नहीं, तार जब जोड़ देंगे ना तो उसको टर्म देंगे क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल। इसी में एक टर्म आएगा कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोलाइट जो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। बात आएगा कि जो ईएमएफ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट कहें तो अपना क्या है, ईएमएफ। इस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से सेल बना है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या बोले हैं, ईएमएफ बोले हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है क्या, ये अपना डिस्टेंस एरिया वगैरह पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। लेकिन बात आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके बाद से कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसी में अपना एक टर्म आ जाता है कौन सा, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल तो वो क्या होता है, देखो जब भी बैटरी बनाना है तो आगे सब क्या करोगे, इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी जोड़ेंगे। तो मान लो कि ये ईएमएफ था और ये इसका क्या बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्या बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मान लो कि जब भी पॉजिटिव से क्या होगा, करंट बाहर आएगा, पॉजिटिव से क्या होगा, करंट बाहर आएगा। तो इसमें दो केस आता है, एक होता है चार्जिंग, एक होता है डिस्चार्जिंग। तो पॉजिटिव से जब करंट बाहर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, डिस्चार्जिंग बोलेंगे, डिस्चार्जिंग बोलेंगे। बैटरी से करंट पॉजिटिव एंड से क्या होगा, बाहर आएगा तो डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है ना, इस दो पॉइंट के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल वो किसके बराबर होता है, तो E माइनस आई आर के बराबर होता है। इसी में बात आएगा चार्जिंग के केस में। इसी में क्या आएगा बताओ, चार्जिंग के केस में। तो चार्जिंग कैसे पहचानेंगे, चार्जिंग कैसे पहचानेंगे, तो मान लो कि ये वाला बैटरी है और क्या हो जाए, पॉजिटिव एंड से बैटरी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा दो, पॉजिटिव एंड से करंट बाहर ना निकल के पॉजिटिव एंड से क्या हो, करंट अंदर आए, तो वो क्या बताएगा कि सेल अपना क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टी भी वो कितना होता है, तो ईएमएफ प्लस आई आर होता है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ से कम भी है ज्यादा भी है। यहाँ पे ईएमएफ से क्या बताओ, ज्यादा है, और यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ से कम है क्या, तो डिस्चार्जिंग में कम होता है और चार्जिंग के केस में ज्यादा होता है। कौन, टर्मिनल पोटेंशियल। और टर्मिनल पोटेंशियल कब आता है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के टर्मिनल से तार को जोड़ देते हैं, यानी सर्किट जब कंप्लीट कर देते हैं, लोड वगैरह कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, तब टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से ही पता चल रहा है। इसके बाद से आएगा सबसे इंपॉर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम से क्या पता चल रहा है, कुछ ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। साइंटिस्ट के नाम था क्या, व्हीटस्टोन। उन्होंने क्या किया था, 5 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सर्किट का एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर का उन्होंने खोज किया था। और उन्होंने क्या बताया कि ऐसा 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जहां पे सीरीज पैरेलल ना दिखे, ऐसा 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। जैसे देखो, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, 4 हुआ, और बीच में एक और रजिस्टर हमने जोड़ दिया। बीच में एक और रजिस्टर जोड़ दो, या क्या जोड़ दो, गैल्वेनोमीटर जोड़ दो। गैल्वेनोमीटर भी जोड़ोगे तो एक डिवाइस होता है, आगे चल के देखेंगे, जो स्मॉल करंट को नापता है, और उसके पास भी तो रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो मान लो ये रेजिस्टेंस को क्या बोलिए, R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। तो इस रजिस्टर, इसमें कॉम्बिनेशन में कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या, नहीं, इस कॉम्बिनेशन में कोई सीरीज पैरेलल नहीं जुड़ रहा है। दिख रहा है क्या, इसमें सीरीज पैरेलल कोई भी नहीं दिख रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पतंग जैसा बना के नहीं बना है, इस पतंग टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो 5 रजिस्टर से बना हुआ है कॉम्बिनेशन, जहां पे कोई भी रजिस्टर सीरीज पैरेलल में ना दिखे, तो उसको क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब बात आएगा, इसी में एक कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल या बैलेंस कंडीशन। वो पॉइंट जहां पे क्या हो जाए, गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट ना आ जाए, यानी इससे डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, 0, यानी इससे कोई करंट जाएगा क्या, गैल्वेनोमीटर करंट को हमने क्या बोल दिया, IG, यानी इससे कोई करंट ना जाए। तो वो कब आता है बताओ, तो बैलेंस कंडीशन पे आता है। कब आता है बताओ, बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन कैसे बताते हैं बताओ, तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं, रेजिस्टेंस के रेशियो से, कि बैलेंस कंडीशन मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी IG कितना, 0। तो उसमें हम किरचॉफ्स लॉ के मदद से निकालते हैं, तो कितना आता है बताओ, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 कर दो, यहां पे सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दो, R3 और ये R4, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R3 बाई R4। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 बाई R3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, R2 बाई R4, ये वाला बाई ये वाला इक्वल टू ये वाला बाई ये वाला। क्लियर है क्या, बिल्कुल आसान है। इसमें एक शॉर्टकट भी कितना लोग यूज करते हैं, क्या शॉर्टकट है बताओ, तो ये वाला रजिस्टर एक हो गया, ये वाला रजिस्टर हो गया, ये वाला रजिस्टर हो गया, ये वाला एक रजिस्टर हो गया, और बीच में एक और रजिस्टर हमने लगा दिया, 5 रजिस्टर हो गया, और ये बैटरी हमने जोड़ दिया। तो यहां पे जानते हो क्या होता है, कभी कभी कि ये वाला रजिस्टर को हमने R बोल दिया, ये वाला रजिस्टर को हमने NR बोल दिया, ये वाला रजिस्टर फिर क्या हो गया, NR हो गया, और ये वाला रजिस्टर क्या हो गया बताओ, R हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये वाला बाई ये वाला करो, चाहे ये वाला बाई ये वाला करो, अब बैलेंस हो रहा है क्या, बैलेंस नहीं हो रहा, और ये वाला रजिस्टर को हमने क्या बोल दिया, R बोल दिया। ठीक है, तो यहां पे पूछ लेता है कि बताओ इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बताओगे, तो इसमें कितना लोग शॉर्टकट ये याद रखते हैं, तो तुम लोग भी ध्यान रख सकते हो। तो क्या होगा, एग्जाम में फास्ट करेंगे, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ से यूज करना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बताओ, 3n+1 डिवाइडेड बाई n+3 इंटू R होता है। ठीक है, और यहाँ पे n क्या बताओ, ये वाला रेजिस्टेंस अगर मान लो कि 2 है और ये वाला क्या है 4 है, तो n का वैल्यू कितना आया बताओ, 2 आया, आया कि नहीं आया, 2 गुना है ना उससे। तो ये आसानी से ध्यान रहेगा, क्या आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, इसी में क्या आ जाएगा बताओ, इसी में क्या आ जाएगा, एनर्जी एंड पावर। अब क्या देखेंगे बताओ, एनर्जी एंड पावर। तो सिंपल, अगर एनर्जी का अगर देखेंगे तो एनर्जी आप किससे लिखोगे बताओ, ई से। किसी भी कार्य करने की क्षमता को किससे बताते हैं बताओ, एनर्जी से। कैपेसिटी टू डू वर्क बोलते हैं ना, और कितना रफ्तार से एनर्जी ट्रांसफर करो उसको पावर बोलते हैं। तो जब भी एनर्जी बोलना होगा तो देखो 3 इसके क्या होंगे, मेन अपने फॉर्मूले देखेंगे, डेफिनेशंस नंबर देखो, इसके सिंपल क्या देखो, फॉर्मूले देखो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हुआ करता था, जो कि सिलेबस से हट गया है, कि किसी भी कंडक्टर से लगातार करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, कंडक्टर अपना हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लॉस करता है, जो आगे देखते थे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आएंगे, VIT, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम, और आ जाता था E बराबर V² बाई R इंटू टी, ओम्स लॉ की मदद से, या E बराबर और क्या आ जाता था, I² R इंटू टी। क्लियर है, इसी में आता था एक टर्म आता था पावर, कितना तेजी से वर्क करो या कितना तेजी से एनर्जी ट्रांसफर करो। और यहाँ पे कौन सा एनर्जी या पावर का बात हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर का। तो हम जानते हैं कि पावर को P से लिखते हैं, और पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर बाय टाइम, यानी ये फॉर्मूला में से एनर्जी वाले फॉर्मूला में से क्या करो, टाइम टाइम हटा दो, तो पावर बराबर क्या होगा, VI या I² या V² बाय R आ जाएगा। क्या एनर्जी को किस में नापते हैं बताओ, जूल में नापते हैं। एनर्जी को किस में नापेंगे बताओ, जूल में। जूल कैसा होता था, न्यूटन मीटर के इक्विवेलेंट होता था। लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ड आ जाता है 1 किलोवाट आवर, जो 1 यूनिट के बराबर भी होता है। बिजली बिल में 1 यूनिट के बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, यानी 1000 वाट का कोई भी चीज 1 घंटा के लिए चलाओगे तो बिजली बिल कितना उठेगा, 1 यूनिट। घर के बाहर होता है कि नहीं, मीटर होता है कि नहीं, उसमें नापने के लिए होता है। तो अब देखोगे तो इसका कितना एनर्जी के बराबर होता होगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर भी होता है। और पावर किस में होता है बताओ, वाट में नापते हैं। पावर को किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें कभी कभी वेरिएबल करंट वगैरह देके पूछ लेगा, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सहारा लोगे। मान लो कि वेरिएबल करंट देके पूछेगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ I² RdT। हीट करंट वगैरह पूछ लिया था एक बार, तो हीट लॉस वगैरह के बारे में पूछ लिया था, हीट करंट नहीं, हीट लॉस के बारे में पूछ लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के सहारे से सॉल्व कर लेंगे। कब, जब क्या होगा, करंट अपना वेरिएबल होगा। किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा।
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसी में कभी कभी आ जाता है बल्ब का केस। तो बल्ब कौन सा, पहले जो फिलामेंट वाला बल्ब होता था कि नहीं होता था, होता था क्या, फिलामेंट वाला जो बल्ब होता था, तो फिलामेंट वाले बल्ब में ये जो कॉइल अपना बना देंगे तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें एक टर्म आता था स्पेसिफाइड वोल्टेज या स्पेसिफाइड वोल्टेज या स्पेसिफाइड पावर। इसके ऊपर लिखा जो पावर रहता है, दो टर्म आता है, एक होता है स्पेसिफाइड पावर, एक होता है स्पेसिफाइड वोल्टेज। जो इसके ऊपर लिखा हुआ पावर होता है या लिखा हुआ वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, स्पेसिफाइड या रेटेड बोलते हैं। जो बल्ब का खरीदने जाएंगे तो इसके ऊपर क्या लिखा होगा, कुछ पावर लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, और कुछ इसका वोल्टेज भी लिखा होगा। जनरली जो इंडिया में अपना वोल्टेज सप्लाई होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। कितना होता है बताओ, 220 वोल्ट। और ये बल्ब का पावर जनरली कितना होता था बताओ, 100 वाट वाला आता था कि नहीं आता था पहले, जो कि अब रिप्लेस हो गया किससे, एलईडी से। बहुत ज्यादा खाता था क्या, इसके एक बल्ब में कितना 5 अपना एलईडी जल जाएगा, 5 एलईडी अच्छे वाले जल जाएंगे। और इससे ज्यादा क्या करेंगे, रोशनी भी करेंगे, उसका लाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, स्पेसिफाइड पावर या स्पेसिफाइड वोल्टेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टर्म हमने देखा है, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ गया बताओ, पावर बराबर V² पढ़े कि नहीं पढ़े। तो यहाँ से R बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, V² लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड हमने पावर लिया है तो स्पेसिफाइड वोल्टेज लिखोगे, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो किसका आएगा बताओ, बल्ब का। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बताओ, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे क्या इसके मदद से। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे निकालेंगे बताओ, क्या हुआ, ऑफ हो गया अपने से, चलो कोई बात नहीं है, ये हटा दो इसको। बचा है, कितना बचा है, एक, बस दो ही है ना, बस एक ये टर्म देखेंगे उसके बाद से कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये खत्म। हाँ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हम क्या करेंगे बताओ, इजीली निकाल लेंगे। कैसे, स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर बाय स्पेसिफाइड पावर। और इसीलिए एक टर्म आता जानते हो कौन सा, ये तो स्पेसिफाइड हो गया, एक होता है अप्लाइड। ये तो लिखा हुआ था लेकिन घर में खरीद के लाए और तुम अप्लाई किए कुछ और, अप्लाई तो कुछ नहीं करोगे ना। जनरली मान लो कभी वोल्टेज वगैरह डाउन रहता है कि नहीं रहता है, या कभी तुम सीरीज में जोड़ दिया कभी पैरेलल में जोड़ दिया, उसका भी केस आ जाता है। तो देखो, तो यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे तो एक होता है स्पेसिफाइड वाला जो लिखा रहेगा उसी को रेटेड भी बोलेंगे, और एक कौन सा था बताओ, अप्लाइड वाला। एक कौन सा था बताओ, अप्लाइड वाला। अप्लाइड पावर को क्या बोलेंगे, अप्लाइड पावर वाले को हम ऐसे बोलते हैं, अप्लाइड पावर को किससे बोलेंगे बताओ, अप्लाइड पावर को पीए से बोलेंगे, और अप्लाइड वोल्टेज को किससे बोलोगे बताओ, वीए से बोलोगे। तो सिंपल ये ध्यान रहेगा क्या, इससे भी अगर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना चाहोगे तो क्या निकाल सकते हैं, क्या है बताओ, VA² बाय PA आ जाएगा क्या। तो क्या हम दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसलिए, कौन सा, V² बाय P, लेकिन कौन सा, स्पेसिफाइड वाला इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर बाय अप्लाइड पावर भी आ जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्या बता रहा है बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बता रहे हैं। तो यहां से क्या करना है, सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद से हम सारे पॉइंट्स कर सकते हैं। ठीक है, बल्ब का पावर कॉम्बिनेशन वगैरह भी आ जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद करना है क्या, नहीं फॉर्मूला नहीं याद करना है, डायरेक्ट क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल के सॉल्व करो, बिल्कुल आसान। इसी में कभी कभी हीटर वाला भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी क्या करते हैं, सेम तरीके से हैंडल करते हैं, हो जाएगा। इसी में टर्म आता है कौन सा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले बात आता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो किस लिए यूज किए थे, छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करने के लिए, और ये करंट को डिटेक्ट करने के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताता है। तो क्या करता है बताओ, आई को डिटेक्ट करता है और इसका डायरेक्शन भी बताता है। छोटे से छोटे करंट को क्या करता है बताओ, नाप लेता है, यानी मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के करंट को क्या करता बताओ, नापता है। आसान है। तो अभी इसी में क्या आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बोर्ड के एग्जाम का फेवरेट भी है, कि गैल्वेनोमीटर के मदद से क्या करोगे, एमीटर बनाओ, वोल्ट मीटर बनाओ। तो जब भी गैल्वेनोमीटर से बोल दे क्या बनाना बताओ, हमें एमीटर बनाना है। एमीटर क्या होता है, करंट नापने वाला डिवाइस होता है, और करंट नापने वाला डिवाइस है और लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। क्या होता है बताओ, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। तो लो रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, शंट बोलेंगे, और शंट रेजिस्टेंस को किससे, एस से लिखते हैं।
तो मान लो कि यहाँ पे हमने टोटल करंट जो बोले थे वो कितना था बताओ, I था, और गैल्वेनोमीटर से जो हमने करंट भेजा वो कितना बताओ, Ig। इधर कितना है बताओ, I माइनस Ig आएगा क्या? तो जो Ig है ना इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, फुल डिफ्लेक्शन करंट है। ये क्या होता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट है, यानी Ig करंट भेजने पे क्या होगा, फुल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। किसमें, गैल्वेनोमीटर में। अब क्या ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? तो इसका वोल्टेज क्या होगा, Ig इंटू G बराबर क्या होगा, I माइनस Ig इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, S। ये S जो है ना सन रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस है। स्मॉल रेजिस्टेंस है क्या है, इसको ध्यान रखना है कि स्मॉल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो ये अपना सर्किट किसमें कन्वर्ट हो जाता है बताओ, किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर्किट, पूरा एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और एमीटर क्या होता है बताओ, करंट मेजरिंग डिवाइस है, करंट मेजर करता है। और करंट मेजर करने के साथ साथ ये क्या बताओ, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। और कहीं पे दिया है कि अगर आइडियल है, कैसा बताओ, आइडियल है, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना मानते हैं, 0। जब भी क्वेश्चन में ना दिया हो तो क्या बोलोगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना बताओ, 0। तो क्या हम यहां से S का वैल्यू बता देंगे, क्या बताओ, Ig इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस Ig, आसानी से आ जाएगा। तो कभी कभी रेजिस्टेंस भी पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस ऑफ क्या बताओ, एमीटर बताओ। तो क्या हम बता सकते हैं क्या, इन दोनों को कैसे बोलोगे, पैरेलल की सीरीज, पैरेलल। तो पैरेलल में दो का कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के सम से डिवाइड कर दो। तो क्या रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर नहीं निकालेंगे, काफी आसान है। इसी में पूछ लेता है कि बताओ कन्वर्जन बताना है गैल्वेनोमीटर का, किसमें, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर बदलने के लिए क्या करोगे, इसके सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, हाई रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मान लो इधर से करंट कितना है बताओ, I करंट आया। अब इसका क्या करना बताओ, वोल्टेज लिखना है। तो वोल्टेज बराबर क्या लिखो बताओ, V बराबर IR। I का वैल्यू कितना है, I, और R का वैल्यू कितना बताओ, G प्लस R। और जो करंट जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, Ig। तो यहाँ पे क्या Ig लिख दे क्या। तो क्या यहां से हम जो भी चीज निकालना चाहेंगे तो क्या निकाल सकते हैं क्या। तो गैल्वेनोमीटर के अगर सीरीज में बड़ा सा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा बताओ, वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा बताओ, वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। बात आएगा कि वोल्ट मीटर का काम क्या बताओ, तो ये वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। क्या नाम था बताओ, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता बताओ, हाई किलो हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। और आइडियल वोल्ट मीटर का बात करोगे, आइडियल वोल्ट मीटर का बात करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है बताओ, आइडियल का इनफाइनाइट होता है। और जब भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो कैसा, ओपन सर्किट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो कैसा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब वहां पे तार छूटा हुआ है। और जब भी जीरो रेजिस्टेंस तो कैसा, शॉर्ट सर्किट। पढ़े क्या, और शॉर्ट सर्किट मतलब कैसा, तार को घुमा के जोड़ दिया, रेजिस्टेंस को दोनों टर्मिनल को हमने क्या किया, एक ही तार से जोड़ दिया, या सेम पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया। तो क्या हम आसानी से बता सकते हैं, क्या आसानी से बता सकते हैं, हो जाएगा। ये किसमें बदलना चाहिए बताओ, गैल्वेनोमीटर से क्या किया बताओ, वोल्ट मीटर में बदल दिया। आसान है। इसके बाद से एक सिंपल सा सर्किट है जिसको क्या बोलते हैं, आरसी सर्किट। नाम से ही क्या पता चला, रेजिस्टेंस रहेगा और कैपेसिटर। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों रहेगा। तो इसी में एक आता है चार्जिंग, एक होता है डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर का चार्जिंग वाला आ जाता है और एक डिस्चार्जिंग। तो जब चार्जिंग का बात करेगा ना, चार्जिंग फॉर्मूला देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं कौन सा, डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग में क्या होता है और डिस्चार्जिंग में क्या होता है। तो चार्जिंग का बात करोगे तो जैसे देखो सर्किट ऐसे बनाएंगे, एक रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, और इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, तभी तो चार्ज होगा। ये क्या बताओ, रेजिस्टर और ये कैपेसिटर। तो चार्जिंग का जो इक्वेशन होता है ना, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ होता है। और जो टाउ होता है ना, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और वो किसके बराबर होता है बताओ, CR के बराबर। CR बोल दो या RC के बराबर बोल। और यहाँ पे Q नॉट जो है वो क्या बताओ, पीक चार्ज है या मैक्सिमम चार्ज है। और टाउ जो वो टाइम है जब अपना कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 63% क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। किसके, मैक्सिमम के। मैक्सिमम चार्ज Q नॉट है तो उसका कितना 63% हिस्सा चार्ज रहेगा। कब, एक टाइम कांस्टेंट है, एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज होगा, 63%। बात आएगा डिस्चार्जिंग का। तो डिस्चार्जिंग कैसा होगा बताओ, कैपेसिटर चार्ज था उससे हमने क्या किया, रेजिस्टर को जोड़ दिया। तो रेजिस्टर से जोड़ दिया तो डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या होता है, Q बराबर Q नॉट e टू पावर माइनस t बाई टाउ। तो यहाँ पे भी टाउ का जो वैल्यू होगा, तो टाउ क्या बताएगा, टाउ CR ही है,
लेकिन ये क्या बताएगा, वो टाइम है जब कैपेसिटर क्या होगा 63% डिस्चार्ज हो जाएगा। किसके क्यू नॉट के, जो मैक्सिमम चार्ज था, इनिशियल चार्ज था। पहले चार्ज कितना था बताओ, इसके ऊपर कितना चार्ज था बताओ, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट था, उससे कितना डिस्चार्ज होगा बताओ, 63% डिस्चार्ज होगा। यानी बचेगा कितना बताओ, 63% डिस्चार्ज हो गया तो बचेगा कितना, तो चार्ज 37% रिमेन रहेगा, बचा हुआ होगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रह जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन आए क्या नहीं, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। तो इतना अगर हम कर लेते हैं तो ये चैप्टर अपना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हो जाएगा क्या, चलो क्या ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म, ये भी खत्म हो गया, सब बंद हो गया।